Assalamu alaikum and very warm welcome to all of you. I myself, Muqaddas, student of final year pharmacy, would like to welcome all the participants in this online session. Initiating the session by the name of Allah, I would like to request Kiran Rizwan for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد صدق الله العظيم Jazakallah Kiran. Before starting session, let's pay tribute to Pakistan by national anthem.
Before moving towards the session, today we are here to avail the opportunity to know about test preparation guidelines for PPSC pharmacists through the platform Pharmacy Consultancy. Pharmacy Consultancy is basically a team of pharmacists under supervision of Sir Imran Ali, MPhil Pharmaceutics, Daw University of Health Sciences, Karachi. They are providing free services to pharmacy students by providing free notes, sites, and sessions for all medical programs. They are working since May 2020 and also conducted many sessions in different universities, including JUW and JSMU Karachi, and also conducted many online sessions. I would like to thank founder of Pharma Consultancy, Sir Imran Ali, for organizing this session. Thank you, Sir Imran. For this purpose, we have invited our honorable speaker, Dr. Laikur Rahman Khan. Dr. Laikur Rahman Khan is a pharmacist and currently working as drug inspector in Punjab, Pakistan. He is improving community pharmacy in Pakistan by educating pharmacists, pharmacy staff, and pharmacy owners. And he is also author of books including Forensic Pharmacy and Pharma Assist by Pharmacy Exam Guide. Thank you, Dr. Laik Khan, for joining us. I would like to request you please further proceed and guide us about PPS exam. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. चलिए, इंट्रोडक्शन फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप सब जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस हों तो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, आज का जो सेशन है वो है पीपीएससी एग्जाम की गाइडेंस के बारे में। पीपीएससी स्टैंड फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये एग्जाम कौन दे सकता है? ये वो लोग दे सकते हैं जो पंजाब के डोमिसाइल के लोग हैं, जो पंजाब के रेजिडेंट हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉडन कर देता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन, कि मैं आज आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताऊंगा, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो। सिंध का यानी कि एसपीएससी, पंजाब का होगा तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा का होगा तो केपीपीएससी होगा, गिलगित बल्तिस्तान का होगा तो जीपीपीएससी होगा, और इसी तरह से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन होगा बीपीएससी। ठीक है? ये जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स हैं, इसके अंदर सीट्स होती हैं, वो एडवर्टाइज होती हैं इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स के ऊपर। सीट्स एडवर्टाइज कब होती हैं? सीट्स तब एडवर्टाइज होती हैं जब हमारी जो डिपार्टमेंट होता है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, उसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, हमारी ड्रग टेस्टिंग लैब्स होती हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट काम करते हैं, हमारे जो ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे डिफरेंट सैंक्शनड पोस्ट होती हैं फार्मासिस्ट की, ग्रेड 17 के अंदर। वहाँ पे जब जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो वो एडवर्टाइज करती हैं। ये सीट्स जो होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होके बजट के अंदर इनकी एलोकेशन भी होती है और ये एडवर्टाइज हो जाती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीट्स एडवर्टाइज होती हैं वो रेगुलर होती हैं। रेगुलर का मतलब ये होता है कि आपने सुना होगा पक्की सरकारी नौकरी, तो ये वो सीट्स होती हैं। ठीक है? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होती, ये कोई इसमें कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता कि आपने ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद एक्सटेंड होगी। कई सीट्स आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आती हैं। फॉर एग्जांपल एनटीएस के थ्रू आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सीट्स आती हैं और उसका टाइम स्पेसिफाई होता है कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एक टेस्ट देंगे और आप इस सीट के लिए अहल हो जाएंगे जब टेस्ट दे के आप पास करेंगे, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है। लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इसके जरिए जब आप एक रिटन एग्जाम को क्लियर करके एंटर होते हैं और उसके बाद आप रिटन के बाद इंटरव्यू को क्लियर करते हैं, तो फिर आप एक रेगुलर सीट पे आते हैं, एक परमानेंट रेगुलर फार्मासिस्ट, जो कि बाद में जाके 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। अब इसकी प्रिपरेशन के हवाले से पूछते हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसमें से जो टेस्ट बनेगा वो कैसा टेस्ट आएगा? जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जब डिपार्टमेंट को सीट चाहिए होती है तो वो रिक्वेजिशन भेजता है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो एक सरकारी इदारा है। पब्लिक सर्विस कमीशन का काम ये होता है कि उसने एक टेस्ट पेपर बनाना है, टेस्ट पेपर बना के एक डेट स्पेसिफाई करनी है जिसमें उस रिटन टेस्ट को कंडक्ट करना है। फिर उस रिटन टेस्ट में जो पास होंगे लोग, उनकी एक लिस्ट बनानी है और वो जो लोग होंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है?
फिर क्या होगा कि आपने इंटरव्यू के अंदर बैठना है। जब इंटरव्यू आप देंगे तो वो उसकी एक लिस्ट लगेगी और वो होगी फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट। जो उस इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग हो जाएंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन को पास कर गए हैं। जब आप पास कर जाएंगे तो फिर आपकी पोस्टिंग और एलोकेशन का प्रोसीजर आएगा। ये जो पूरा सिलेबस होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये क्या सिलेबस है, कहाँ से एक फार्मासिस्ट जो है वो तैयारी करेगा। आपने याद रखना है कि हम 5 साल के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, ठीक है। और मैं उनको कहता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ मीडियोकर हैं और कुछ हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पूरे 5 साल का सिलेबस होगा कि जिसके अंदर से आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट बनेगा। डिफरेंट डीन्स, डिफरेंट प्रोफेसर्स, डिफरेंट टीचर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनको ये टास्क दिया जाता है कि आपने पेपर सेट करना है, ठीक है। डिफरेंट पेपर्स बनते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कई बार ये होता है कि डिफरेंट पेपर्स जो होते हैं उनका एक हाइब्रिड किस्म का एक मिला के एक पेपर बना दिया जाता है, या कोई एक पेपर सिलेक्ट करके वो पेपर रिटर्न में आ जाता है। इसकी तैयारी करनी है आपने पूरे 5 साल के सिलेबस में से। 5 साल का जो सिलेबस है वो आपका क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया, उसमें फार्मास्यूटिक्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स जो है उसकी फर्दर ब्रांचेज हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, आपकी आपकी डिफरेंट और इसके सब्जेक्ट्स हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी भी आ जाती है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपकी फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है कि इसकी तैयारी के फेज को आपने डिफरेंट प्लान कर लेना है कि आपने पहले कौन से सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो दरमियान में और कौन से बिल्कुल एट दी एंड लेके चलने हैं। अगर आप ये समझें कि आप कुछ एक आध सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स आते हैं, लोग शुरू में उसकी तैयारी नहीं करते और समझते हैं कि हम एंड पे जाके उसकी तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपना एक स्केड्यूल बनाना है। आपने ये देखना है कि आपने सुबह उठना कितने बजे है, आपने रात को सोना कितने बजे है, आपने कितने घंटे आपने पढ़ना है। अगर आप कहीं जॉब करें तो आपने जॉब पे किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये जॉब के बाद आके फिर किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये आपने स्केड्यूल खुद बनाना है, ठीक है। और आपने किसी सीट का वेट नहीं करना, आपने तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये सीट्स का पता नहीं होता ये कब अनाउंस हो जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स जो होती हैं ये कभी भी अनाउंस हो जाएंगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जब ये अनाउंस होंगी तो उसके 1-2 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने वो जो सारे सब्जेक्ट्स जिनको अलाइन किया हुआ है उनकी तैयारी बड़ी स्मार्टली करनी है। हार्ड वर्क के साथ आपने स्मार्ट वर्क करना है, ये अपनी बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू में सिलेक्ट कर लिए फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट को और फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को। आपने साइड बाय साइड ये 2 सब्जेक्ट लेके चलें कि आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आप फार्माकोलॉजी अगर पढ़ें 1 से 2 चैप्टर डेली, या एक चैप्टर बड़े थॉरली पढ़ रहे हैं और साथ में शाम से लेकर रात तक आप एक आध चैप्टर फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप 30 डेज का ये ब्रेकअप प्लान बना लें तो आप 30 दिन में 30 चैप्टर्स ऑफ फार्माकोलॉजी कर पाएंगे, और इसी तरह से 30 दिन के अंदर आप अपने स्यूटिक्स के चैप्टर को कवर कर पाएंगे। और बीच में अगर आपने ब्रेक लेनी है तो आप ये कर सकते हैं कि 15 दिन का ये एक ब्रेकअप रखें प्लान कि आपने फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी पढ़नी है, फिर बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपने फिर से दोबारा कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो आपने जिस तरह से आपका स्केड्यूल आपको ठीक लगे आपने बनाना है, लेकिन आपने ये डिवीजन रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के बीच जो आप बेसिक्स हैं उसको इग्नोर नहीं करना। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका सीएनएस जो है, फिर इसके बाद इसकी ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस और सीएनएस जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो शुरू में आपने कई चैप्टर्स फार्माकोलॉजी के देखे होंगे, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक के, कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वो बेसिक चैप्टर्स हैं कि जो बेस बनाते हैं फार्माकोलॉजी की, और आपको ये आगे भी काम आएंगे फर्दर मजीद चैप्टर पढ़ने में। अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े तो आपको पूरी फार्माकोलॉजी जो है वो रिवाइज करने में बहुत मुश्किल होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, एगोनिस्ट कौन से हैं, एंटागोनिस्ट कौन से हैं, कौन सी ड्रग्स किसकी एगोनिस्ट है किसकी एंटागोनिस्ट है, एग्जांपल्स इसमें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आपकी फार्माकोलॉजी जो होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। और उसके बाद आपने डिफरेंट ड्रग्स वगैरह जो है ये पढ़नी है। और उसके बाद आपने जब आप फार्माकोलॉजी कर लेते हैं तो मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आपने पढ़ने के अलावा यूट्यूब जो है
डिफरेंट मतलब इंडिया है या बाहर की कंट्रीज हैं, उनके डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज और लेक्चर्स बनाए हुए, मिनी लेक्चर 10-12 मिनट के। तो आप जब वो टॉपिक कर लें और बैठ जाए तो आप यूट्यूब की वो वीडियो खोलें और उसको एक बार रिवाइज कर लें, गो थ्रू कर लें कि कोई आपको नई चीज तो नहीं मिलती या आपने कोई चीज स्किप कर दी हो या आपको कुछ जो समझा है वो मजीद आपका पक्का हो जाए। इस तरह से आपने जब नेक्स्ट डे तैयारी करनी है तो आपने पिछले दिन वाला जो है, जो आपने नोट्स बनाएंगे, लिखा होगा, उसको रिवाइज करना है और आपने अगले दिन पढ़ना है। इसी तरह से तीसरे दिन आपने पिछले 2 दिन का पढ़ना है और आगे चलना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी स्टडी को, प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक एक आम बंदा जो कि इल प्लान्ड होता है, जो प्लान सही नहीं करता, जिसका सिर्फ ये मकसद है कि उसने सिर्फ पेपर में अपीयर होना है और वो ये समझता है कि वो तुक्के की बेस पे पास कर जाएगा, वो ये करता है कि वो अपनी स्टडी को जो पिछले दिन पढ़ा है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, उसको रिवाइज नहीं करता और आगे चलता रहता है। जब वो कुछ चैप्टर्स अगले पढ़ लेता है तो उसको पिछले भूल चुके होते हैं। तो आपने ये नहीं करना, प्रॉपर प्लान करना है, अपनी नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बुक के ऊपर लिखना है, जहां आपको बुक पे लगे एमसीक्यू वहां पे उसको ब्रैकेट इंक्लोज करके या अंडरलाइन करके वो एमसीक्यू बना लेना है, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही तरह से? जी, अच्छा, तो आपने ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब नेक्स्ट डे आप चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे तो आप फौरी तौर पे जो अंडरलाइन चीजें होंगी उसको रिवाइज कर लेंगे। अब जब आप अपना मुकाबला करेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, जिन्होंने अंडरलाइन नहीं किया और टॉपिक के एमसीक्यूज जो हैं वो नहीं लिखे या उनको हाईलाइट नहीं किया, उसके मुकाबले में आपकी तैयारी बहुत ज्यादा ऊपर होगी। और फिर क्या होगा कि जब ये दो लोग एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी ज्यादा होगा, आपकी नॉलेज भी ज्यादा होगी और आप प्रॉपरली पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके पेपर को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका और पैटर्न होता है, वो आपसे मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। फिर आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स वगैरह। फार्मास्यूटिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की बुक है, सीपीआर, नेपलेक्स के एग्जाम के लिए इस्तेमाल होती है। इसके फर्स्ट 7 to 8 चैप्टर जो हैं ये लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप जरूर पढ़ें। ये इतना समराइज करके लिखा हुआ है इसमें कि आपकी वो सारी चीजें जो आप इकट्ठा करने में आपको टाइम लग जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो बुक लिखी फार्मा एसेट की, उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू के 20+ चैप्टर जो हैं उसका भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव लिखा, चैप्टर वाइज सीपीआर के उसके मुताबिक, ताकि क्योंकि सीपीआर की बुक है, काफी मोटी बुक है और कई लोग उसको देख के पैनिक कर जाते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप नहीं पढ़ सकते, तो आप फार्मा एसेट को भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जो है सीपीआर को पढ़ें। फार्मा एसिड का जो है ये बुक है फार्मा एसिड की, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो लाइब्रेरी है ना उसको इकट्ठा कर लें। लाइब्रेरी के अंदर मैं बता दूंगा आपको आपने क्या करना है। आपने नोट डाउन करते रहें अगर आपके पास कोई चीज है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू सीपीआर बाय नेपलेक्स, इसकी एक बुक ले लें, ठीक है। इसकी एक बुक ले लें, नहीं है तो फार्मासिट आप यूज कर सकते हैं अगर आपने जल्दी इसको कवर करना है। अदरवाइज अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप सीपीआर ले सकते हैं, ठीक है। सीपीआर की एक बुक ले लें। आप एक लिपनकॉर्ट फार्माकोलॉजी की बुक ले लें, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। और उसकी बेसिक चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद एएनएस सीएनएस, उसके बाद आगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस सीएनएस और फर्दर आप आगे मूव करें। उसके बाद आपने फॉरेंसिक पढ़नी है तो उसके मेरे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर भी हैं, प्लस मैं आपके साथ ड्राइव शेयर कर दूंगा जिसके अंदर फॉरेंसिक के ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट 2012, फार्मेसी एक्ट 1967, ड्रग रूल्स जो हैं पंजाब के अगर हैं तो 2007 के ड्रग रूल्स हैं। इसी तरह से अगर आप सिंध के, बलूचिस्तान के, तो आपके प्रोविंसेस के रिस्पेक्टिव ड्रग रूल्स होंगे। अच्छा, अब कुछ आ जाते हैं पीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में अपीयर होने का क्राइटेरिया। इसका जो कौन कौन इसमें अपीयर हो सकता है और इसकी एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहले बेसिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं।
पीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जितने भी प्रोविंसेस के कमीशन हैं, इसमें अपीयर हो सकते हैं फार्मासिस्ट जो सिंपल फार्मासिस्ट हो और वो ग्रेजुएटेड हो किसी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई एमफिल की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होती, कोई पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आजकल एक्सपीरियंस भी जो होता है उसकी कोई एडिशन नंबर्स नहीं होते। तो एक सिंपल फार्मासिस्ट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अंदर एलिजिबल होता है। लास्ट टाइम जो पंजाब के एग्जाम थे उसके अंदर 33 ईयर जो थी वो एज थी मेल्स की, और 36 थी रिलैक्सेशन वगैरह डाल के जो फीमेल्स की एज थी। तो इस वक्त आप सारे जो होंगे ऑलमोस्ट वो एलिजिबल होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपीयर होने के। अच्छा, उसके बाद आपने अप्लाई किस तरह से करना है? आपने ऑनलाइन जो कमीशन के जो वेबसाइट्स होती हैं उसके थ्रू अप्लाई करना है। वो जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें लिखा होगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन उसकी जो फीस है वो जमा करवानी है, उसके चालान फॉर्म अपलोड करनी है, अपने पिक्चर्स, अपने सारा डेटा अपलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आपने वो अरेंज में, और उसके बाद आप उसमें आपकी कैंडिडेट की स्लिप आपके पास आ जाएगी। एग्जाम की जब जो टेस्ट डेट अनाउंस होगी, आपने रिटर्न के लिए उस दिन वहां पे जाना है। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको मैं बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर है पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में 100 नंबर के MCQ बेस्ड पेपर आता है। 100 MCQs आते हैं और एक MCQ का 1 नंबर होता है। ठीक है, तो आप अगर तो एक सही करते हैं तो आपका 1 नंबर आपको मिल जाता है। अगर आप MCQ गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? पीपीएससी के अंदर 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सही तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक सेकेंड, अगर वॉइस का इशू है तो मैं नेट को दोबारा से वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको जी। अच्छा, अगर सर, हाँ आवाज आ रही है आप सबको मेरी? काइंडली जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा जो मुझे जूम पे सुन रहे हैं इस वक्त। जी। अच्छा, जब आप वहां पे जाते हैं तो आपके 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आता है, 100 MCQ। अगर आप एक MCQ ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप एक MCQ को छोड़ देते हो तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप एक MCQ को गलत करते हो, रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, तो आपको कितने नंबर कटेंगे? आपके 1.25 1.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैंने एक बुक पे लिखे थे जिसका नाम था मॉडल पेपर्स थे फार्मेसी एग्जाम गाइड के, और मैंने 38 to 39 ऐसे पेपर्स जो कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो कमीशन के एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं उनके मैंने उनसे 100 नंबर के एक स्पेसिमेन पेपर्स बनवाए, ताकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वही टाइम रख के आप एक गो के अंदर वो जो MCQs हैं उसको अटेम्प्ट करो, और उसके बाद आप अपने आप को खुद नंबर दो। ठीक है, उसके बाद अपनी नेगेटिव मार्किंग खुद करें। अगर आपका गलत है तो आप 1.25 नंबर डिडक्ट करें, अगर आपने छोड़ दिया तो आप 0 नंबर दें, और अगर आपका सही है तो 1 नंबर दें। और उसके बाद आप देखें कि क्या आप पासिंग क्राइटेरिया में आते हैं, आप फेल क्राइटेरिया में आते हैं, या आपके नंबर अच्छे जो है रेंज की तरफ है। इससे आपको अपनी प्रेपरेशन के फेस जो है उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कितने है। ठीक है, तो ये वो चीज है कि आपने इसको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर स्पेसिमेन की प्रैक्टिस करके जाए। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखना आपने। जब आपकी तैयारी अच्छी होती है कमीशन के एग्जाम की, और आपने जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, आपकी फोरेंसिक फार्मेसी, आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी, आपकी टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। ये जब सब्जेक्ट्स आप कवर करके जाएंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग है, ये जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका पेपर जो होगा वो आप ज्यादा चांसेस हैं कि वो बाकियों की निस्बत बेहतर होगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं वो प्रिपरेशन के फेज को सीरियस नहीं लेते और वो आगे जाके सफर करते हैं। ठीक है, अगर हम
एक मैं अपने आप को कंसीडर करूं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और मैं अभी एक फ्रेश ग्रेजुएट हूं या ऐसा बंदा हूं जो कि स्टडी से इन टच नहीं है काफी अरसे से, तो क्या होगा? तो मैं पैनिक करूंगा, मैं पढ़ूंगा, लेकिन उस तरह से शायद मैं सोचूं कि यार मेरे से बेहतर तो काफी ज्यादा लोग होंगे जो वहां पे जाके अपीयर हो जाएंगे। आप यकीन करें कि मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे, ठीक है? और अगर आप तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो आपके चांस होंगे उनसे आगे निकलने की। फॉर एग्जांपल अभी आप सब लोग एक फेज पे हैं, कुछ अपनी तैयारी का फेज स्टार्ट करेंगे लेकिन वो पैनिक कर जाएंगे, थक जाएंगे, वो छोड़ देंगे। आप आप कंटिन्यू रखोगे और आगे चलते जाओगे, ठीक है? एक वक्त आएगा आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे प्रिपरेशन के फेज में, और वो कुछ होंगे वो 25% लोग तैयारी करेंगे, कुछ 30%, कुछ 40, कुछ 50, कुछ 70%। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 5 साल के सिलेबस को पूरा तैयार करो। तो आप क्या करोगे? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट 70%, 80% जो सिलेबस आपका है। और उन लोगों से हमने बहुत आगे निकलना है जो बीच में ही अपनी तैयारी को छोड़ देंगे, गिव अप कर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, घबरा जाएंगे, उनसे अपने आगे जाना है। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब आप पास करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डिसीजन कितना अच्छा था, ठीक है? जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनके डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं उस पेपर को बनाएंगे, ठीक है? और आपने क्या करना है कि आपने थ्योरी को पढ़ना है, आपने थ्योरी को अंडरलाइन करना है, थ्योरी में से एमसीक्यूज बनाने हैं। कोई भी ऐसी एज सच बुक नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने देखा कि मैं एक ग्रेजुएट था, सिंपल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, लाहौर से। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पास ऐसा कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको मैं देखूं और मैं कहूं कि मुझे गाइड करें। जब हम ग्रेजुएट होते तो हमारा होता है कि कोई बंदा हो जो हमारा हाथ पकड़े और हमें गाइड करे कि आपने ये पढ़ना है, एक्स वाई जी चीजें, और ये पढ़ के आप पास हो जाओगे। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी, लोगों के पीछे भाग रहे थे, कोई गाइड नहीं करता था, कहता था कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लें, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लें। लेकिन ऐसा सच कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी। और कोई ऐसी एमसीक्यूज की बुक नहीं थी, कोई वन लाइनर ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई पास पेपर्स किसी ने कहीं कंपाइल नहीं किए हुए थे, कुछ ऐसा नहीं था जिससे हेल्प मिल सके। उस वक्त जब ऊपर से पढ़ते भी हम स्लाइड से थे, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं अपीयर होऊंगा और मैं स्लाइड्स को छोड़ के पहली बार बुक्स को पकड़ूंगा, थ्योरी को भी देखूंगा, अपनी स्लाइड्स को भी मैंने कंपाइल किया हुआ था एक जगह पे। 5 साल की जो मैं ड्राइव है अपनी, जो मेरी अपनी पर्सनल ड्राइव है, मैंने काफी लोगों के साथ शेयर की, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज है। तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। वो अलाइन किए 5 साल में। उसके बाद जब एग्जाम दिए तो फौरी बाद बुक्स लिखना स्टार्ट की, ऐसी बुक्स जिसमें हर चीज इकट्ठी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये बुक थी फार्मा एसेट की, ठीक है? इसका ये सेकंड एडिशन है जो अब मार्केट के अंदर आया है, ठीक है? और इस बुक के अंदर क्या किया हमने, हमने डिफरेंट जो थे ऑथर्स, जो काबिल लोग थे, उनको लिया, ठीक है? हमने पूरे के पूरे जो एचईसी का सिलेबस है फॉर्म डी का, उस सिलेबस को पकड़ा, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पकड़ा उसमें से, और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड देन टॉपिक वाइज उसके इस तरह से एमसीक्यूज बनाए कि अगर आपके पास टाइम नहीं है थ्योरी को पढ़ने का तो आप ये एमसीक्यूज गो थ्रू करें, इसको प्रैक्टिस करें। वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रैक्टिस करें। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, उसको प्रैक्टिस करें। कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रैक्टिस करें। आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम के पास्ट पेपर है वो इसमें गिवन है, आप उसको प्रैक्टिस करें। आपने इंटरनेशनल कहीं पे जाना है, उसके पास पेपर्स हैं, आप उसको प्रैक्टिस करें। और ताकि आपके पास कोई बहाना ना रहे कि हमने कोई चीज पढ़ी नहीं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि मैंने पहले भी बताया, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें फॉर्म डी के। तो आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, फोरेंसिक फार्मेसी, आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी, आपकी फिर उसके बाद आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोजी, और इस तरह से फर्दर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये प्रायोरिटाइज करके आपने ये पढ़ने हैं। और ये होगा कि पेपर में सारे सब्जेक्ट्स में से आ सकता है मिक्स, किसी एक सब्जेक्ट में से भी आ सकता है ज्यादा। तो क्या आप तुक्के की बेस पे सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे या आप सारे गो थ्रू करें? तो ये बुक फिर इसलिए बनाई गई कि जब आप मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर लें, उसके एमसीक्यू जो सबको तो प्रैक्टिस करें, लेकिन जो इवन लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, मीडियोकर भी हैं, उसके भी एमसीक्यू इसमें रखे, उसका ऑब्जेक्टिव इसमें रखा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स रखे, ताकि आप उसको भी प्रैक्टिस करें,
ताकि कोई लूप होल ना रहे। कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइफ में जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 2018 के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस हुआ, उसके बाद अब जाके 2021-22 के अंदर हुआ, यानी 3 साढ़े 3 साल का गैप आ गया। ये आपको नहीं पता कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन आया है, उसकी अगर 50 सीट्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, उसके बाद हो सकता है 5 साल आए ना। तो क्या आप इतना ज्यादा वेट करेंगे, या फिर जो पहली अपॉर्चुनिटी है उसको ही ग्रैब करने की कोशिश करेंगे? उसके लिए फुल आप प्रॉपर एफर्ट के साथ आप करेंगे काम। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपनी तैयारी का जो प्रोसीजर है पूरा रखें, ठीक है। अभी ये सिर्फ इसकी स्टार्टिंग, मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया है। आपका मैं चाहूंगा कि आपके क्वेश्चंस आए, ताकि उन क्वेश्चंस में से फर्दर जो मुझे चीज आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे दें, और क्वेश्चंस में से मैं आपको एड्रेस करूंगा ताकि सबको समझ आ जाए। और आपने इवन सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी अगर आपका है तो आप वो भी पूछें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के मुतालिक। जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, इन केस में वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो ग्रेजुएट नहीं हुए वो सिर्फ अपने, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें। आपने नोट्स जो है 5 साल के, उसको ग्रेजुएशन के टाइम तक एक जगह पे कंपाइल कर लेना है, यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी वो नोट्स प्लस रेफरेंस बुक्स और प्रैक्टिस की जो बुक्स एमसीक्यूज की वो अपने साथ रखनी है। ये जो लाइब्रेरी आपकी सेट होगी, ये आपको इतना बेनिफिट देगी कि वो जो लोग जिन्होंने बिल्कुल ये चीज नहीं की और वो बिल्कुल डिफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड से हैं, आप उनके मुकाबले में एक डायरेक्शन में होगे, ठीक है। तो आपने ये चीजें सर करनी मेरे है। ख्याल से वो मीटिंग एंड होने वाली, तो सेकंड लिंक ज्वाइन कर लें। क्या प्लस पॉइंट्स हैं एमफिल के पीपीएससी में? एमफिल का ऐसा कोई प्लस पॉइंट नहीं है, बस ये होता है कि जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो आपका अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछते हैं तो आप उसमें बता सकते हो कि मैंने एमफिल किया है, और अगर उसका कोई इम्पैक्ट जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड इवन इफ यू आर अ सिंपल फॉर्मडी ग्रेजुएट, तो यू आर मोर देन कैपेबल टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। जब मैंने दिया था, मैंने एमफिल का दूर दूर तक स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं सिंपल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक आम फार्मासिस्ट था। लिपिड कोड में से कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके पहले 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका सीएनएस जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस सीएनएस इंपॉर्टेंट है, आपकी एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एंटी कैंसर वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से जो ड्रग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफिज कुरान के लिए ऐसे मार्क्स नहीं है उसमें, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट। फार्मास्यूट बुक केपीपीएससी के लिए सूटेबल है जी। ये जो बुक बनाई हुई है, इस पे मैंने लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए। इवन ये एक आम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर तरह से मैंने उसको बाइफरकेट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट से लेकर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और एक इंटरनेशनल एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट तक के लिए ये बुक जो है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। सेम क्राइटेरिया विल बी सिंध। सिंध के स्टूडेंट्स का बस ये होगा कि आपका चूंकि सिलेबस जो होगा वो सेम होगा, 5 इयर्स का सिलेबस, इसी तरह से बलूचिस्तान, अदर प्रोविंसेस का सिलेबस सेम होगा, तो आपने तैयारी सेम करनी है। हाँ, वो ये कहते हैं कि आपके एग्जाम में पैटर्न क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, 80 नंबर आपके होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी फॉर्म डी में से आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियत, करंट अफेयर और जीके वगैरह में से। आपने आपको इसकी तैयारी की जरूरत नहीं है, आपने 80% के जो आपके फार्मेसी स्पेसिफिक है उसकी तैयारी करनी है। जो 20 आपके हैं, इंग्लिश आप कर लें, कोई इडियम आ जाएगा, कोई मुहावरा आ जाएगा उर्दू का, कोई मैथ्स की इक्वेशन आ जाएगी, कोई करंट अफेयर का टॉपिक आ जाएगा जो आप टीवी में देख रहे हैं, तो इसकी तैयारी में क्योंकि इतना बड़ा सी है कि आप इसमें अपने आप को टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी। इसमें से आपके 20 में से 18 17 नंबर आ सकते हैं। अगर सेपरेट बुक्स सर की एक अगर सेपरेट सब्जेक्ट की बुक्स ना पढ़ी और डायरेक्ट फार्मासिस्ट से करें तो फिर भी देखें, फार्मासिस्ट से भी आप करेंगे तो आप अगर पूरी फार्मासिस्ट पढ़ते हैं तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आप उन लोगों के निस्बत जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या उन्होंने बड़ा हाफ हार्टेडली पढ़ा, आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। फार्मासिस्ट के अंदर चूंकि इतना ज्यादा बैंक ऑफ नॉलेज है, एमसीक्यू, पास पेपर्स, आपके आपके टेबल्स, आपके असेसमेंट पेपर्स वगैरह सब कुछ है, तो आप आगे निकल जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज के लिए एज फार्मेसी रजिस्टर होने के लिए स्पेशल सब्जेक्ट बता दें,
आपने डिफरेंट कंट्रीज में देखना है और उनके पास पेपर्स को डाउनलोड करना है, आपको सब्जेक्ट्स खुद पता चल जाएंगे। अच्छा, मैं जरा पीछे जाके एक बार क्वेश्चन देख लूँ। फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद हम किस सब्जेक्ट में एमफिल करें? एमफिल आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है, और फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी के अंदर चूंकि आने वाले दिन में कुछ सैचुरेशन नजर आ रही है, और ये क्वेश्चन आते रहे ताकि अगर ये पॉसिबल है तो आप मुझसे एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उसको एड्रेस सर एक करता हूँ। क्वेश्चन है, पीपीएससी कब तक एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट? पीपीएससी जो है पूरे सारे सूबों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी सूबे पाकिस्तान के हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल्कुल पता नहीं होता। दिस इज नॉट लाइक सीएसएस और पीएमएस के जैसे आपको पता है सीएसएस हर फरवरी के अंदर या उसमें अनाउंस हो जाता है। हर फरवरी में उसका टेस्ट हो जाता है और वो अनाउंस हो जाता है साल में, और वो हर साल होता है। ये हो सकता है 2 साल ना हो, 3 साल ना हो, 4 साल ना हो, लेकिन जब भी हो तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल नहीं हो रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आप इसकी होल हार्टेडली प्रिपरेशन करें। तो हो सकता है 4 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए। तो क्या जब ये अनाउंस होगा तो आप चाहेंगी कि जो एक इतने साल बाद एक चीज अनाउंस हो रही है, आप उसकी बड़ी हाफ हार्टेडली और कम तैयारी के साथ जाएं? नहीं। तो आपको चाहिए कि आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप बुक को अपने पास रखें और अपनी तैयारी के फेज को ना छोड़ें। आपने जितनी बुक्स हैं उसको कंप्लीट करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरेंसिक के लेक्चर्स शेयर कर दीजिएगा। जी, आप ना फार्मेसी एग्जाम गाइड लाइव, ये जरा यूट्यूब पे लिखिएगा, फार्मेसी एग्जाम गाइड लाइव। आगे मेरा नाम लाइक लिख दीजिएगा तो आपको वहाँ पे फोरेंसिक के लेक्चर्स आ जाएंगे। और ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये वो लेक्चर्स होंगे कि अगर आपको अपने किसी टीचर से कभी आपके क्लासरूम में समझ नहीं आया लेक्चर, आपको फोरेंसिक की लैंग्वेज होती है, बड़ी कोई एलियन लैंग्वेज लगती है कुछ, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप जब वो लेक्चर सुनेंगे तो साथ ही आपके लेक्चर एंड होने तक आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर याद हो चुका होगा। यानी कि जब आप वो चीज लेक्चर सुनेंगे तो आप सीधा उस लेक्चर को बंद करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के आप फुल नंबर ले सकते हैं। ठीक है सर। 20 MCQs जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं उनके बारे में बता रहे 20 हमारी, मैं आपको एक बात बताऊं कि फार्मासिस्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अपनी तैयारी में ये करते हैं कि वो 80 नंबर होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 20 होते हैं उनके अदर देन जो है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामिक, करंट अफेयर, जीके वगैरह। तो वो इतने थक चुके होते हैं फॉर्मली से ग्रेजुएशन के बाद, वो कहते हैं कि यार इनको तो साइड पर रखो, ये तुक्के की बेस पे कहीं ना कहीं हम कर लेंगे, जो 20 है उसको फोकस करो। हालांकि 20 जो इतना वास्ट जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, बाकी चीजें, आपको आप बेशक पूरी दुनिया कर जाओ, आपको नहीं पता कि और नहीं कोई 20 उसमें से आ जाए। तो आपने 20 को फोकस नहीं करना, आपने 80 को फोकस करना है। 80 की तैयारी करके जाना है आपने, 80 की तैयारी करना है। क्योंकि जब आपने एक चीज अपनी बुक्स में पढ़ी लेकिन आपने उसकी तैयारी नहीं की फार्मेसी की, और जब वहां पे जाएंगे तो आप जब गलत करेंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपका पूरे इम्पैक्ट पूरे क्वेश्चन पेपर पे जाएगा। आप एक गलत करेंगे 0.25 नेगेटिव मार्किंग, आप मजीद गलत करेंगे आपकी फर्दर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और आपका जो है पासिंग रेशियो वो कम हो जाएगी और फिर आप फेलियर की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। सर, आपकी ग्रेजुएशन के पीपीएससी एग्जाम में कितने टाइम ब्रेक था, एंड प्लीज हाईलाइट द पासिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन। देखें, जो जब मैं तैयारी कर रहा था, जी, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद मैंने अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन का फेज जो था वो स्टार्ट किया, तो एक मिनट मैं इसको स्विच कर देता हूँ। पर दिया उस वक्त जब मैंने दिया तो अपने सोशल मीडिया को कट ऑफ किया, अपने दोस्तों से मिलना, हर चीज जो उसको साइड पे रखा। ठीक है, और उस वक्त मैंने प्रिपरेशन की। ठीक है, तो आपने भी इस तरह से करना है, स्केड्यूल करना है।
अगर आपको टाइम आप ज्यादा लगता है, आप जॉब कर रहे हैं तो स्मार्टली प्लान करें। आप अगर काम कर रहे हैं कहीं पे तो आप वहां पे जाएं, अपनी बुक साथ रखें, काम करें, आके बैठें, एक आध पेज पढ़ें, फिर जाएं काम करें। इस तरह आप उन लोगों की निस्बत जो कुछ भी नहीं कर रहे और वो गिव अप कर रहे हैं और वो बाद में जाके अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप उनकी निस्बत बहुत आगे निकल जाओगे। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन एक आया कि आपके सिलेक्शन में डिग्री के मार्क्स मैटर करते हैं। तो डिग्री के मार्क्स जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं, लेकिन वो बड़े माइनर से होते हैं। अगर आपने टेस्ट में अच्छे नंबर ले लिए, 2 4 5 नंबर अच्छे, तो डिग्री और सबके मार्क्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज होती है कमीशन की। उसमें आपके डिग्री के मार्क्स, आपके आपकी जो इंटरव्यू के मार्क्स, आपके रिटर्न के मार्क्स, आपकी जो होते हैं वो सारे मार्क्स जो होते हैं वो मिलके एक फॉर्मूला के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं और फिर आपके टोटल मेरिट बनता है। डोज कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई इजी ट्रिक हो तो उसके लिए भी सेशन है। कि डोज कैलकुलेशन जो होती है ना, आपको मैं बता दूं कि आपने जब सीपीआर पढ़ना है तो सीपीआर का जो पहला चैप्टर है वो डोज कैलकुलेशन के ऊपर है। आपने उसमें से बेसिक बेसिक जो कैलकुलेशन है वो करनी है, क्योंकि जो एमसीक्यू बेस पेपर है आपने खुद ही अपना दिमाग लगाने की, कभी भी जो है उसके अंदर बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। आएंगे तो बहुत छोटे, इतना कि वो थोड़े कुछ सेकंड में वो सॉल्व हो सके। तो आपने वो जो बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डोज कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने डोज कैलकुलेट करनी है यंग रूल से, फ्राइड रूल से, क्लार्क रूल से, कोई बॉडी सरफेस एरिया की बेस पे, कोई कुछ पाउंड्स में करनी है, आपने केजीज में करनी है, वो सारी चीजें आपने बेसिक्स जो है ना उसके कोई 8 10 पेजेस अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करके आपने चले जाना है, ठीक है। और बायोफार्मास्यूटिक्स से कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपकी हाफ लाइफ हो गया या इस तरह की, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, क्लियरेंस की, तो ये आपने प्रैक्टिस करके अपने फॉर्मूलाज को लेके आपने चले जाना जी। सीजीपीए मैटर करता है एग्जाम में पीर होने के लिए? सीजीपीए मैटर नहीं करता। अगर तो आपने अच्छा रिटर्न एग्जाम दे दिया तो आपका सीजीपीए सब कुछ पीछे रह जाएगा और आप आगे निकल जाओगे। इवन किसी का अगर सीजीपीए 2.5 या 3 तक भी है तो वो भी एक अच्छी पोजीशन में है कि वो पास कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फेज ऑफ प्रिपरेशन इन योर रिटर्न एग्जाम्स। अच्छा, 2023 जनवरी में ग्रेजुएट जो होने हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे। 2023 तक अगर नहीं सीट आती तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर पंजाब टेस्ट? नहीं, जो डोमिसाइल जहां का होगा वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान का आपका डोमिसाइल वहाँ का लोकल का होगा, तो बलूचिस्तान वाले, बलूचिस्तान की डोमिसाइल वाले बीपीएससी के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर सिंध का है तो आप एसपीएससी यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अप्लाई करेंगे। अगर पंजाब का है तो पीपीएससी, पंजाब की डोमिसाइल वाले वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, मीडियोकर भी होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी किस्म का भी जो फार्मेसी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार हम फार्माकोलॉजी की और फार्मास्यूटिक्स की तैयारी करके चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जो कभी पूरा फार्माकोलॉजी बेस्ड पेपर भी आ सकता है, बायोफार्म बेस्ड भी आ सकता है। जब मैं गया था तो लोगों ने बायोफार्म की तैयारी नहीं की, उसको बड़ा लाइट लिया, और मैं आखिरी 3 4 दिन में अपने नोट्स से, अपने ड्राइव के नोट्स में से बायोफार्म की अच्छे से तैयारी करके गया था, तो मैं पास कर गया। क्लिनिकल के पोर्शन को कैसे कवर करें? क्लिनिकल के पोर्शन जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी डिजीजेस और ये सब इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल यानी फार्मेसी एग्जाम गाइड लाइव क्लिनिकल के टॉपिक वाइज पूरे क्लिनिकल को कवर किया और उसके एमसीक्यूज बना के उस पर दिए कि आप वहीं पे प्रैक्टिस करके क्लिनिकल को कवर कर सकते हैं। और साथ क्लिनिकल की जो है उसकी आप जो है आप फार्मेसिस्ट की बुक है क्लिनिकल फार्मेसी के, इसके अंदर डिटेल्ड में मैंने उसकी वो चीजें दी हैं, डिजीज वाइज भी, ड्रग्स वाइज भी, तो आप इससे वो कर सकते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोजी का कितना पढ़ना होता है? ये फार्माकोग्नोजी में से 3 4 एमसीक्यू आते हैं। फार्माकोग्नोजी जो है इसमें से आ सकते हैं। आपने इसमें ज्यादातर आपने ड्रग्स देखनी है, आपने उसके प्लांट्स, उसके पार्ट्स, उसके जो कुछ इस तरह की चीजें मेजर मेजर उसके टेबल हैं, और जो फार्माकोग्नोजी के टेबल है इंपॉर्टेंट वो मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इवन इस बुक के अंदर फार्माकोग्नोजी जो है अगर आप कहीं पे देखें तो इसके अंदर वो मैंने चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट ये देख, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फार्माकोग्नोजी। तो फार्माकोग्नोजी के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं जो आपको एलियन टर्म्स लगती हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि मैंने इसके अंदर उसके टेबल्स, ड्रग्स, उसके पार्ट यूज, एक एक चीज इसमें दी हुई है फार्मा एसिड के अंदर, ठीक है। तो आपको जब ये चीजें बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने जब आपको एक चीज दे दी
और अगर आप इसको फिर भी ना पढ़ें तो ये फिर आपकी गलती होगी, ठीक है। आप अपनी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने क्विक रिव्यू ऑफ फार्माकोग्नोसी बना के टेबुलेटेड फॉर्म्स के अंदर ये चीज मैंने दे दिया, ठीक है। सर बुक कैसे हम ले सकते हैं? आपने काम करना है, आप आपको मैं नंबर अपना दे देता हूँ, ठीक है। आप ये नंबर लिख लें। आप इस नंबर के ऊपर मुझे अपना नेम, अपना कांटेक्ट नंबर और, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर लिख के दे रहा हूँ, 0321 433 8053, 0321 433 8053। ये मैं आपको पर्सनली इससे दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग क्योंकि इसकी प्रिंट जो होते हैं वो जाहिर बात है कि वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 प्रिंट्स अगर एक बार हो रहे हैं तो 1000 जब सेल हो जाएंगे उसके बाद रीप्रिंटिंग में जाएगा, एक टाइम लग जाता है। तो जैसे ही जो आ जाएंगे पहले उनको मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्टली पब्लिशिंग हाउस से उनको डिलीवरी के लिए उनको करवा दूं, ठीक है। अब जैसे ये देखें क्लिनिकल की है तो मैंने ये डिजीजेस और उसके एमसीक्यूज, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है इसमें मैंने बुक में सारी दे दी है। जी 2023 में अगर आएंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल के सब्जेक्ट को अगर रैंक करना चाहते हैं टॉप पे कौन से सब्जेक्ट, मैंने फिर बताया कि आपका फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरेंसिक फार्मेसी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इंक्लूडिंग उसकी डेफिनेशंस। फोरेंसिक फार्मेसी की मेरी बुक है, उसमें मैंने सिर्फ फोरेंसिक के हर एक्ट और लॉ के अलग-अलग एमसीक्यूज बना के दी हैं, क्योंकि आपको नहीं पता था एमसीक्यूज कैसे बनेंगे क्या होगा, तो मैंने वो पूरे एमसीक्यूज उसमें बना के दी है। प्लस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उसमें से निकाल के मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का एक अलग सेक्शन बनाया फोरेंसिक फार्मेसी बुक के अंदर, और साथ उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने अलग बनाई है। तो ये टोटल 3 ऐसी बुक्स हैं फार्मा एसिड, जो कि पूरे 5 साल का सिलेबस, क्विक रिव्यूज, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स, पास पेपर्स, सीपीआर के 20+ चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव, 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव, ये सारा 5 साल का एक है कि आपने करना है। तो ये फार्मासिस्ट से कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर। फोरेंसिक के लिए फोरेंसिक की बुक है, वहां से आप उसके एमसीक्यूज, आप उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, उसकी जो डेफिनेशंस हैं जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, और उम्मीद होती है कि 4-5 ही एमसीक्यू उसमें से आएंगे फोरेंसिक में से, वो उस बुक से कर सकते हैं। और मॉडल पेपर से आप साथ साथ अपनी डेली के या हर वीकेंड पे या 1 या 2 पेपर्स करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और 40 नंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर पंजाब की बात करूं तो आउट ऑफ 140 पासिंग होते हैं, लेकिन आपने पासिंग नहीं लेने, आपने हाईएस्ट नंबर लेने की कोशिश करना, या मैक्सिमम नंबर जितने हो सके, ताकि आप उस रेंज में फॉल कर सकें। आमतौर पर ये होता है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों का इंटरव्यू होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 सीट्स हैं तो जो टॉप के 25 लोग होंगे उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर 10 सीट्स हैं तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने जो लोग होंगे उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अच्छा, ये बुक के प्राइस का पूछ रहे हैं चैनल के ऊपर, तो ये 1750 की बुक है। ये आप जो है आप मैंने आपको नंबर दे दिया है अपना, आप उस पर मैसेज कर दें अपना नाम, चीज़ें वगैरह, तो ये इंशाल्लाह मैं पब्लिशर को कह दूंगा और वो आपको आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। ज्यादा लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं होते, वो 2-3 लाइंस का, ये सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, यकीन करें, तो आप उन लोगों से एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको पता चलता है डिफरेंस, कि हाँ मैं कितना लकी हूँ कि मैंने राइट टाइम पे राइट फैसला किया, कि मैं यहाँ पे बैठ के पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। और उसके बदले में जो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो वहाँ पे पैनिक में होंगे, पैनिक की वजह से वो फर्दर जो कि 4-5-6 क्वेश्चन होंगे उसको मजीद गलत कर देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा। वो सारा टाइम जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे सोचने में, जो क्वेश्चन उन्होंने नहीं पढ़े, और वो सारा पैनिक जो होगा वो उनको मजबूर कर देगा कि उनसे मजीद क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और आप कहीं आगे निकल जाओगे अपने कॉन्फिडेंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे, मॉडल पेपर्स की जो आपने 30-40 पेपर्स की प्रैक्टिस उसकी बेस पे, फार्मेसिस्ट एमसीक्यू, सेल्फ असेसमेंट पेपर सबकी निकल जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है या नहीं? जी मैंने रिवाइज किया था, मैंने फार्माकोलॉजी की थी लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी से। मैंने उसके बाद एक और थी फार्माकोलॉजी की बुक जो मैंने 1-1.5 पेज पे उसका चैप्टर था, वो मैंने अलहदा पढ़ी थी फार्माकोलॉजी की। ये 2 बुक से मैंने तैयारी की थी।
वो मैं आपके साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा, वो मेरी ड्राइव में पड़ी हुई है, ठीक है। वो मेरी मोस्ट रिकमेंडेड बुक है कि अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद रिवाइज करनी है पेपर से पहले। अच्छा, उसके अलावा मैंने फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू जो है उसके अर्ली चैप्टर्स जो हैं वो मैंने पढ़े थे। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स के लिए गुप्ता की 1-2 बाइंडिंग की बुक्स हैं गुप्ता की, वो मैंने पढ़ी थी। और अब आपके लिए तो आसानी है क्योंकि मैंने जो सीपीआर पढ़ा या जो भी चीज़ पढ़ी उसको मैंने फार्मा एसिड के अंदर ले आया, ताकि आप लोगों को इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी 120 सीट्स पीपीएससी की आई थी और उसमें से 80-90 के करीब ऐसे लोग थे जो मेरे साथ कनेक्टेड थे प्रिपरेशन के फेज में, फार्मासिस्ट के थ्रू और बाकी बुक्स के थ्रू और सेशंस के थ्रू। और अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग आज कोई हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, कोई ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर है, कोई किसी टीएचक्यू तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है, कोई डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है, तो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी की हेल्प कर पाया। इसी तरह से बलूचिस्तान से और केपी से ड्रग इंस्पेक्टर्स बने हैं, ठीक है, उनके मुझे मैसेजेस आए और मुझे खुशी हुई कि मैं उनकी मदद कर सका। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आप थोड़े से डिटर्मिन्ड हो जाए। आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने उस पर। 2021-22 का ये अभी आया था पीपीएससी, उसके बाद अब पता नहीं कब आए। इंटरव्यू में ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या हॉस्पिटल से रिलेटेड कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं वहां पे गया तो पैनल जो होता है पीपीएससी का, उसमें कोई सीएसपी ऑफिसर आपके सामने बैठा होगा, 1 या 2 टेक्निकल बंदे होंगे। टेक्निकल जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो होते हैं आपका कोई प्रोफेसर या कोई डीन या कोई रिटायर्ड यूनिवर्सिटी का डीन या कुछ इस तरह से। जो सीएसपी ऑफिसर है वो आपसे पूछ लेगा, आपकी आपकी कॉन्फिडेंस को जज करेगा, आपकी जनरल नॉलेज को जज करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे 2-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने इनको बताए, नाम पूछा, मेरे एक्सपीरियंस पूछा, फार्मासिस्ट के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे एनर्जी क्राइसिस के बारे में पूछा, डैम्स के बारे में पूछा। और जब उन्होंने एनर्जी क्राइसिस के बारे में पूछा तो मैंने कॉन्फिडेंटली उनको बताया कि एनर्जी क्राइसिस है, किस तरह से है एनर्जी, कहाँ कहाँ से उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉसिल के कौन से सोर्सेज हैं, विंड के कौन से सोर्सेज हैं, हाइड्रो के कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे लाइन लॉसेज हो रहे हैं, कहाँ पे हमारी डैम्स में इश्यूज हैं, कहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, इरिगेशन पर्पजेज के लिए हमें पानी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और उनको आंसर करते रहना है। और वो उस क्वेश्चन में से आपकी जो आंसर उनमें से क्वेश्चन निकालेंगे और आपने फर्दर तो जो आप बोलें, आप ऐसा बोलें कि आपको पता हो कि मैं ये जो बोल रहा हूँ इसमें से जो क्वेश्चन निकलेगा आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो आप कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो टेक्निकल है उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फोरेंसिक में से पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हैं, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर बनते हैं, आप फार्मेसी मैनेजर बनते हैं, आप फील्ड में ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं, आप ड्रग टेस्टिंग लैब में गवर्नमेंट एनालिस्ट बनते हैं। ये सारी ग्रेड 17 की सीट्स हैं। तो सबका ताल्लुक जो होता है वो कहीं कहीं आ जाके फोरेंसिक से होता है, लॉ से होता है। तो लॉ के मुतालिक पूछा और मैंने उनको बताया। उनमें से उन्होंने 2-3 डेफिनेशन पूछी। स्पूरियस की डेफिनेशन क्या है, मैंने उनको 2-3 डेफिनेशन जो स्पूरियस की ड्रग एक्ट 1976 में है तो मैंने सुनाई। उन्होंने मिस ब्रांडेड की सुनी, मिस ब्रांडेड की एग्जांपल सुनी, बाकी चीजें सुनी, फार्माकोलॉजी के एंटीबायोटिक्स में से सुना, मैकेनिज्म सुने, कौन से 30S पे एक्ट करते हैं, क्या चीजें। तो वो आपको आनी चाहिए। अगर आपने थ्योरी की तैयारी कर ली है ना तो आपकी इंटरव्यू पास है। अगर आपने थ्योरी की तैयारी नहीं की और तुक्के की बेस पे आप जाते हैं आगे कोई एक आध बंदा तो फेल हो जाएगा इंटरव्यू। फार्मासिस्ट 5 years ऑल सब्जेक्ट्स एमसीक्यू डेफिनेशन वन लाइन ऑब्जेक्टिव्स। फार्मासिस्ट के अंदर इससे भी ज्यादा कुछ है। इसके अंदर 5 साल के एचईसी सिलेबस के मुताबिक सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज गिवन है, टॉपिक वाइज सिलेबस के मुताबिक सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू सीपीआर की जो बड़ी बुक है उसके 20+ चैप्टर्स के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसके अंदर टेबल्स हैं, क्विक क्विक रिव्यूज भी इसमें गिवन है। बहुत कुछ है जिससे आप अपनी बहुत आगे निकल सकते हैं लोगों से। फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर जो है ऑब्वियसली फोरेंसिक का सब्जेक्ट है जो आसान करके आपको समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसको यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, मॉडल पेपर्स में सारे ऑफिसर्स ने पेपर्स वो बनाए हैं। नेसेसरी है रीडिंग बुक जी, प्रैक्टिस के लिए नेसेसरी समझ लें। टाइम फॉर एग्जाम पेपर कितना होता है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट होता है। आपने उतना टाइम देके अपना वो करना है। आपकी बुक उर्दू बाजार से नहीं मिल सकती। उर्दू बाजार में आपको मैं बता दूं, अगर लाहौर से आपने लेनी है तो वो गंगाराम बुक शॉप है, वहां से मिल सकती है। और जो लोग मेरे से डायरेक्टली राब्ते में हैं तो आप अपना मुझे मैसेज कर दें
आप अपने लई खान जो मेरा पेज है उस पर मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दिया है, ठीक है, 0321433805 पे व्हाट्सएप कर दें, बुक का नाम लिख के, अपना नाम लिख के मैं कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आपको पहुंच जाएगी। जी एमफिल की तैयारी भी आप कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की, फार्मेसी बेस्ड कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी फार्मेसी से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा डीपली पूछे जाते हैं, सिंपल भी होते हैं, लेकिन लोग पीछे तब हारते हैं जब वो ज्यादा डीप की तरफ चले जाते हैं और बेसिक्स को इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, आपने फार्माकोलॉजी के पहले 2 चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया, बाकी सारी फार्माकोलॉजी पढ़ ली लेकिन जो स्टार्टिंग चैप्टर उसमें से 7-8 क्वेश्चन आ गए, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आइन चैनल्स, इस तरह की चीजें, और आप वो भूल चुके हैं, वो बेसिक्स आपने छोड़ दिए, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, और वो जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो आपको फर्दर क्वेश्चन भी आपके गलत करवा सकता है। आपका टाइम जो आपने मैनेज करना है उस वो रह जाएगा, आपका क्वेश्चन भी हो सकता है आप अटेम्प्ट करने से रह जाए। हम मैक्सिमम कितने टाइम में फार्मेसिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ आप 1 महीने में कर सकते हैं, 1 महीने में आप कर सकते हैं फार्मेसिस्ट को कंप्लीट। कम टाइम में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू फॉर्म, एमसीक्यू फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ है। और मैंने ये एमसीक्यू इस तरह से अरेंज करवाया अपने ऑथर्स के साथ मिलके कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो उतना स्टेमिना नहीं बचा और पेपर अनाउंस हो गया, होने वाला है, ये टाइम कम है, तो अब जब एमसीक्यूज पढ़ें तो इस फॉर्म में हो कि इजी तरीन एमसीक्यूज, मीडियोकर और मुश्किल तरीन एमसीक्यूज, ये सब हो कि आपको लगे कि आप किसी तरह से चैप्टर गो थ्रू कर रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। अपनी राइट लाजमी शेयर कीजिएगा जी, आप मुझे लई खान LAIQKHAN, ये मेरा पेज है फेसबुक का, इस पे जब इनबॉक्स कर दें मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, या मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। सर फार्मासिस्ट में एमफिल की तैयारी कर सकते हैं जी, एमफिल की तैयारी कर सकते हैं आप। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, NTS, आपके बोर्ड के जितने रजिस्ट्रेशन एग्जाम है, दुबई के, कैप्स के, ऑस्ट्रेलिया के, आपके नेप्लेक्स के, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी से कर सकते हैं। आपकी बुक उर्दू बाजार लाहौर से नहीं मिल सकती जी, मैंने बता दिया आपको, आप मैसेज कर दें मुझे लई खान पेज के ऊपर, या व्हाट्सएप कर दें, आपको मिल जाएगी। सर एक बात हमें कही जाती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करते, बिल्कुल गलत है। अगर आपने अपना रिटर्न क्लियर कर दिया है और आप कॉन्फिडेंट हैं, और अगर रिटर्न की अच्छी तैयारी की और आप इंटरव्यू में जाते हैं तो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 ऑप्शन थी, आइदर टू गिव अप बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और उसके मुकाबले में कई पूरे पंजाब से 8,000 लोग खड़े हुए थे, और या फिर ऑप्शन ये थी कि मैं कोशिश करूं। मैंने क्या किया कि मैं स्लाइड्स पढ़ने वाला बंदा था, चीजें थी, सारा कुछ, तो एंड पे मैंने बुक्स पकड़ी, नोट्स अपने जो 5 साल के थे उसको एक जगह इकट्ठा किया, वो गो थ्रू किया, उसको ड्राइव में कंपाइल किया और तैयारी शुरू की। 2 महीने मैंने तैयारी की, ठीक है। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी से वाहिद लड़का था जो पास हुआ, सीनियर्स थे, बैचमेट्स थे, जूनियर्स थे, नहीं कर पाए। मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये तभी इंसान कर सकता है जब वो डिटर्मिन्ड हो, पैशनेट हो और वो प्लान कर ले, ठीक है। आप सब मोर देन कैपेबल हैं, इवन मुझसे ज्यादा कैपेबल हैं कि आप कोई भी पास कर सकता है आप यकीन रखें कि मुझे आप पे यकीन है, तो आपको खुद पे यकीन क्यों नहीं है? खुद पे आप यकीन करें, आप पास कर लेंगे। मुझे एक फीमेल है, उनका मैसेज आया बहुत पहले, जब PPSC की तैयारी से पहले। वो मैरिड भी थी और कई साल हो गए थे उनकी शादी को, उनके बच्चे भी थे, और वो बहुत ज्यादा मतलब हाउस वाइफ थी और वो डिटर्मिन नहीं थी। उनको मैंने कह कह के अप्लाई करवाया कि आप अप्लाई करें, उन्होंने तैयारी की, अप्लाई किया, और उसके बाद अ, उन्होंने वो पास भी किया एग्जाम अपना। और फिर उनका मुझे जब मैसेज आया तो उससे ज्यादा खुशी के लिए मेरे लिए कोई बात नहीं थी। वो ऐसी अचीवमेंट थी जो शायद मैं लोगों के साथ ज्यादा शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन जो मेरे अंदर जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकता उसको। जी मैं एक मैसेज में टाइप कर, आप एक काम करें कि आप ना लिखें, हम लिखें LAN लई खान, आप इसका इनबॉक्स करें मुझे पेज पे, मैं आपको जो बुक्स है उनका मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। कि आगे कौन सी बुक्स हैं, आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो बुक है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या ये बुक है, ठीक है। इसके अंदर ये इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। ये कंटेंट्स हैं जो इसके
फर्स्ट प्रॉफ के रहता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इनके प्रॉफ वाइज भी अरेंज्ड है इसमें, और इसमें इसकी एब्रीविएशंस वगैरह वो भी अरेंज्ड है। आपकी क्विक रिव्यूज हैं, आपके सारे CPR हैं, सैंपल पेपर्स वगैरह इसमें अरेंज्ड है, ठीक है। आपकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये देखें फर्स्ट प्रॉफ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉफ के अंदर आपकी सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिखे जो इसमें फर्स्ट प्रॉफ में आते हैं, और ये सब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद जब ओपन करेंगे तो आपके इसके MCQs वगैरह और सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये इस तरह से होंगी जैसे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, इसके सारे MCQs होंगे। फार्मास्यूटिक्स है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, इस तरह से जितने सब्जेक्ट्स हैं इनके MCQs, और ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट की इसमें अलग आंसर कीज और इस तरह से ये चीजें अरेंज्ड है। अच्छा सर, अंडर ग्रेजुएट भी स्टडी कर सकते जी। ये बुक बनाई इसलिए कि ये ऑल इन वन है, दिस इज द ऑलराउंडर बुक, ठीक है। और मैं गारंटी कर सकता हूँ इसको कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि इस बुक में प्रॉफ वाइज, सेमेस्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट के बाद हर सब्जेक्ट के लिए टॉपिक, और टॉपिक के MCQs, फिर अगला टॉपिक, फिर MCQs, तो सब्जेक्ट खत्म हो गया, अगला सब्जेक्ट उस साल का और उसके MCQs। तो आपने अगर करना है, आप कोई भी जो है यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड स्टूडेंट वो इसको इस्तेमाल कर सकता है जी। बोल के भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई भी वो है क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बात याद करा दूं कि आपने गिव अप नहीं करना अपने प्रिपरेशन के फेज को, आपने हार नहीं माननी। कोई भी आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कोई भी दुनिया का एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाखों हजारों लोग मिलेंगे जो आपको एडवाइस दे देंगे, आपको कहेंगे ये कर लो, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन कोई भी इस तरह से शायद आपको बहुत कम लोग मिले। जो आपको इस तरह से लोग मिले, चार पांच, आपने उन लोगों को चुनना है सबसे पहले, अपना सोर्स ऑफ गाइडेंस, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मुझे एग्जाम पास करवा दे, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो शायद उस जगह पे खड़े हूँ जहां आज मैं खड़ा हूं। ये दुआ मैंने एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने से पहले की थी, और सिर्फ उस एक दुआ और उसकी पूरी होने की वजह से मैं आज पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो जो वादा अल्लाह से किया था वो मैं उसको पूरा करूँ। और जितना हो सकता है मैं टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, ताकि जो लोग पहुंच जाते हैं किसी पोजीशन पे, किसी पोस्ट पे, मैंने देखा है वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो भी एक जगह पे खड़े हुए थे, ठीक है। और वो भी एक नॉर्मल फार्मासिस्ट थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए सिस्टम के अंदर, जब आप सिस्टम के अंदर मेजोरिटी में आएंगे तभी आप सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह के जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनका दिमाग मिलता है आपस में, हम इकट्ठे हों, ज्वाइन करें, और पाकिस्तान के फार्मेसी प्रोफेशन को पढ़ लेके जाएं। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आप सबके साथ की जरूरत है इसके लिए। फार्मेसी एग्जाम गाइड नेसेसरी, देखें नेसेसरी नहीं होती, कोई चीज नेसेसरी नहीं है। सब चीजें जो होती हैं ये आपकी तैयारी के फेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक आम बंदा है जो सिर्फ एक थ्योरी पढ़ा है, हाफ हार्टेडली पढ़ा है, और जब जब वो तीन चार सब्जेक्ट करता है और पेपर अनाउंस हो जाता है, अभी उस सब्जेक्ट भी पूरी तरह से पूरे नहीं हुए होते, और वो पेपर आ जाता है, तो वो क्या करे? क्या वो वैसे ही चला जाए बाकी सब्जेक्ट्स को टच किए बगैर? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं, फॉर्मेसी में से उस सारे सब्जेक्ट की एटलीस्ट MCQs तो पढ़ जाए, जो टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, हर चीज अरेंज्ड है। कम से कम वो 10 15 20 MCQs तो उन लोगों से बेहतर कर लेगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। सिंध प्रोविंस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब्स क्या अनाउंस होंगी, ये कब अनाउंस होंगी पता नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट और द हॉस्पिटल जो होती है प्रोविंसेस की, वो अनाउंस करते हैं। लेकिन जब भी अनाउंस हो तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसमें एंटर होंगे। एमफिल किस यूनिवर्सिटी कर, मैं एमफिल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से कर रहा हूँ। मेरा पहले 2 सेमेस्टर जो वो कंप्लीट हो गया, अब मेरा रिसर्च जो है वो स्टार्ट है जी। और कोई जो कुछ पूछना चाहे काइंडली आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप बोल के भी पूछ सकते हैं मुझसे। काइंडली वन बाय वन आप ना बोल के पूछ लीजिएगा। इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू की तैयारी हुई है जो आपकी
जो आपकी जो तैयारी है इंटरव्यू की वो वही है जो आपके रिटर्न की तैयारी है, ठीक है। अगर आपने रिटर्न किया तो आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। जी, आवाज आ रही है आपको? मैं चाहूंगा कि अगर बाकी सबका पार्टिसिपेंट्स का माइक म्यूट है तो किसी तरीके से अगर वो अनम्यूट हो जाए और वो लोग पूछ सकें, आप अपना हाथ खड़ा कर दें, हैंड रेज कर दें, ताकि उनका माइक अगर आप सब अनम्यूट करके वो पूछ सकें काइंडली। अगर इस ऑप्शन है इसमें मीटिंग में। Okay, thank you so